सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंस स्मार्ट क्लासेस जयपुर। जैसा आप जानते हैं सीएमए इंटर एंड फाइनल के एग्जाम पोस्टपोन हो चुके हैं और सीएमए इंस्टीट्यूट ने 2016 सिलेबस के लिए एमटीपी भी इशू कर दी है। 2022 सिलेबस के लिए अभी एमटीपी नहीं आई है। डेट क्या है, कब से एग्जाम होने वाले हैं, इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो आपको बना के दिया है, वो आप देखेंगे तो आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। और इस वीडियो के अंदर हम आपको एमटीपी सॉल्व करवाने वाले हैं। एमटीपी को हम 4 हिस्सों में सॉल्व करवाएंगे। पहले हिस्से में हम सिर्फ इसका एमसीक्यू और ऑब्जेक्ट जो मैच द फॉलोइंग वगैरह इंटरमीडिएट के लिए और फाइनल के लिए सिर्फ एमसीक्यू पोर्शन कवर करेंगे। आफ्टर दैट हम इसका एक प्रैक्टिकल पोर्शन कवर करेंगे। प्रैक्टिकल पोर्शन को हम 2 हिस्सों में बांटेंगे और एक में हम थ्योरेटिकल पोर्शन कवर करेंगे। इस तरीके से 4 पोर्शन में हम एमटीपी कवर करवाएंगे। अभी हम करने जा रहे हैं सीएमए फाइनल पेपर नंबर 16 डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन लॉ का एमटीपी, जो कि इंस्टीट्यूट ने आज ही रिलीज किया है। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। देखिए 10 एमसीक्यू हमारे पास 2-2 मार्क्स के, तो अगर इसमें से आपको एग्जाम में 3-4 क्वेश्चन भी मिल जाते हैं तो बहुत बेनिफिशियल आपके लिए हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम इन केस ऑफ ए कंपनी who is required to furnish a report in form number 3CEB under section 92E। सबसे पहले देखिए थोड़ा टेक्निकल टर्म है तो आपको बता दें, फॉर्म 3CEB जो है सेक्शन 92E के अंदर, ये उन लोगों के लिए है जिनके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्हें ये रिपोर्ट फाइल करनी होती है। इस रिपोर्ट को फाइल करने की जो ड्यू डेट है वो 30 नवंबर होती है। तो ऑब्वियस सी बात है कि इन लोगों के लिए रिटर्न फाइलिंग की जो ड्यू डेट है वो भी 30 नवंबर ही होती है, क्योंकि इस फॉर्म के बिना रिटर्न नहीं भरी जाएगी। तो इसके लिए सही जवाब रहेगा हमारा 30 नवंबर। बाकी जितनी कंपनीज होती है उनके लिए 31 अक्टूबर ड्यू डेट होती है। सेक्शन 139(1) का ये क्वेश्चन है। तो 3 ड्यू डेट होती है। नॉर्मल पर्सन जिनका कोई ऑडिट नहीं है उनके लिए 31 जुलाई, जिनका ऑडिट है और कंपनी को तो वैसे ही कंपलसरी ऑडिट होती है तो 31 अक्टूबर उनके लिए लास्ट डेट है। और जिनके इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होते हैं, जिनको फॉर्म नंबर 3CEB भरना होता है 92E सेक्शन में, उनके लिए 30 नवंबर ड्यू डेट होती है। राइट, तो सही जवाब रहेगा बी 30 नवंबर। ओके, आगे चलते हैं। रिटर्न फाइल्ड अंडर विच सेक्शन कैन बी रिवाइज्ड अंडर सेक्शन 139(5)। ऐसी कौन से रिटर्न है जिसको आप रिवाइज कर सकते हैं। तो सर अगर आपने रिटर्न ड्यू डेट, देखिए तो 139(1) का मतलब है ड्यू डेट में, अगर आपने ड्यू डेट में रिटर्न भरी है तो आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। 139(4), ये मैं थोड़ी जानकारी के लिए लिख दूं आपका ड्यू डेट। 139(4) बिलेटेड रिटर्न का है, तो अगर आपने बिलेटेड रिटर्न भरी है तो भी आप उसको रिवाइज कर सकते हैं। और 139(5) जो है वो तो रिवाइज रिटर्न का है ही, तो अगर आपने रिटर्न रिवाइज करी है तो फिर भी आप उसको दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। तो इसलिए यहां पे जो आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। इन तीनों ही सेक्शन की रिटर्न को आप रिवाइज कर सकते हैं। राइट चलिए आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नोटिस अंडर सेक्शन 143(2), ये किसका नोटिस होता है? स्क्रूटनी का नोटिस होता है। लिखा भी है दैट इज नोटिस ऑफ स्क्रूटनी असेसमेंट शुड बी सर्व, ध्यान रखिएगा सर्व्ड का टाइम लिमिट दे रखा होता है। विद इन ए पीरियड ऑफ, कितने टाइम के अंदर ये नोटिस सर्व हो जाना चाहिए, फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर इन विच रिटर्न इज फाइल्ड। देखिए पहले ये जो टाइम है ना वो 6 महीने हुआ करता था और अभी अमेंड होके ये टाइम 3 महीने का हो गया है। ये मैंने आपको नोट्स में लिखवाया हुआ है, पढ़ाया हुआ है। राइट, तो 3 महीने के अंदर, जिस साल आप रिटर्न भरते हैं उस साल के खत्म होने से 3 महीने के अंदर अंदर आपको स्क्रूटनी का नोटिस सर्व हो जाना चाहिए। और अगर नहीं होता है तो दैट विल बी टाइम बार्ड और फिर इसकी कोई वैलिडिटी नहीं होगी। एज पर सेक्शन 115 JB, एवरी टैक्स पेयर बीइंग ए कंपनी इज लाइबल टू पे मेट, राइट, इफ द इनकम टैक्स पेबल ऑन द टोटल इनकम कंप्यूटेड as per the provision of income tax act in respect of any year is less than। तो सिंपल सी बात है, ये सारी बातें घुमा फिरा के आपको मैट की रेट पूछ रहा है भाई। ठीक है, इतना बड़ा लंबा चौड़ा घुमा के आपको मैट की रेट पूछी जा रही है। देखिए पहले जो मैट की रेट थी ना वो
18.5% थी, 18.5% थी, और बाद में इसको रिड्यूस करके 15% कर दिया गया। तो यहाँ पे हमारा जो सही जवाब होगा वो क्या होगा, 15%, राइट। तो मेट की रेट 15% है, अगर नॉर्मल टैक्स उससे कम है तो फिर आपको मेट देना पड़ेगा। आप इसको ऐसे समझिए, अगर नॉर्मल टैक्स उससे कम है, भाई 15% ऑफ बुक प्रॉफिट के बराबर होगा तब तो वैसे भी ठीक है, पर अगर उससे कम है तो आपको मेट देना पड़ेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 5। एज पर सेक्शन 178 सबसेक्शन 3 द, अब इसमें कौन आएगा, मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर, चार्टर्ड अकाउंटेंट या लिक्विडेटर ऑफ ए कंपनी हैज टू इंटीमेट द टैक्स अथॉरिटीज बिफोर he parts with any of the asset of the company or the properties in his hand and has to set aside the amount if any intimated to him by the tax authorities। देखिए ये बोल रहे हैं कि सर ऐसा कौन इंसान है जिसको किसी भी असेट को बेचने से पहले, उसको बेच के उसकी सेल प्रोसीड को यूज करने से पहले इनकम टैक्स से को इंटीमेट करना पड़ेगा, और वो जितना अमाउंट ऑफ टैक्स बताएंगे उसको साइड में रखना पड़ेगा। अब सर रनिंग केस में तो ऐसा होता नहीं है, जब कंपनी चलती रहती है तब तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो ऐसा कब होता है, ऐसा होता है लिक्विडेशन के केस में। लिक्विडेशन के केस में लिक्विडेटर को असेट को पार्ट करने से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना होता है, उनसे पूछना होता है कि बताइए सर आपका कितना अमाउंट पेंडिंग है। जितना अमाउंट उनका पेंडिंग होता है पहले उतना पैसा साइड में रखेगा उनके लिए सेपरेट, और बाद में बाकी चीजों को यूज करेगा, बाकी फंड को यूज करेगा। तो राइट आंसर विल बी लिक्विडेटर। लिक्विडेटर को ऐसा करना जरूरी है। सेक्शन 178(3) जो है वो लिक्विडेटर की ही बात करता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 6। Any mistake which is apparent from the record in any order passed by the assessing officer can be rectified under section। ठीक है, कि सर कोई भी मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड है अगर, तो उसे कौन से सेक्शन में रेक्टिफाई करवाया जा सकता है। ठीक है, ऑर्डर पास्ड बाय एओ लिखा है, ये जरूरी है ध्यान देना थोड़ा सा, क्योंकि इसमें ध्यान देने वाली बात है रेक्टिफिकेशन जो है ना, रेक्टिफिकेशन ये इनकम टैक्स में दो सेक्शन में डिफाइन किया है, एक 154 में, एक 254 में। तो यहाँ पे कंफ्यूजिंग जो है ना वो ये दो ही है। ठीक है, 147 तो रीअसेसमेंट का है, 143 इंटीमेशन और स्क्रूटनी का होता है, तो इसलिए इन दोनों से तो कोई मतलब है ही नहीं। रेक्टिफिकेशन के जो प्रोविजन है 154 में और 254 में है, पर 154 में रिटर्न में या एओ के पास किए हुए किसी भी ऑर्डर में रेक्टिफिकेशन करवाया जा सकता है, जबकि 254 में सिर्फ IT/AT के ऑर्डर का रेक्टिफिकेशन होता है। और हमसे तो बोला गया है कि एओ का पास किया हुआ ऑर्डर, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा 154। ओके, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर या रेक्टिफिकेशन ऑफ मिस्टेक अपरेंट फ्रॉम रिकॉर्ड। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7? एज पर सेक्शन 115 QA सबसेक्शन 3 टैक्स टू द क्रेडिट ऑफ गवर्नमेंट इन केस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम of domestic company for buyback of share shall be deposited within, कितने दिनों में ये अमाउंट जमा करवाना होता है? डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ एनी कंसिडरेशन टू द शेयर होल्डर ऑन बायबैक ऑफ शेयर्स। कितने दिन में जमा करवाना होता है? तो सीधा आंसर है सर इसका 14 डेज। 14 डेज में इसको जमा करवाना पड़ता है, राइट। तो 14 डेज में आप जमा करा देते हैं सेपरेट में, और फिर वहां से पेमेंट होता रहता है। ओके, नेक्स्ट आ जाइए क्वेश्चन नंबर 8। If any person fails to keep and maintain any information or document, मतलब यहां पे डॉक्यूमेंट रखने की बात चल रही है, as required by section 92D in respect of international transaction or specified domestic transactions, the assessing officer or the commissioner appeals may direct that such person shall pay by way of penalty a sum equal to, दैट मीन पेनल्टी प्रोविजन पूछा है। देखो पेनल्टी का हमारा फाइनल में एक चैप्टर है और उसमें से ये पेनल्टी बहुत बार पूछी गई है। ये और एक और पेनल्टी आती है इसी में डॉक्यूमेंट फर्निश करने की, उस पेनल्टी को बहुत बार पूछा गया है। तो इसके लिए हमारा जो सेक्शन लगेगा वो लगेगा 271 AA1, ठीक है, 271 AA1 सेक्शन लगता है। और अकॉर्डिंग टू दैट सेक्शन 2% ऑफ वैल्यू ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन जो उस पर्सन ने किए हैं, उतनी पेनल्टी आपके ऊपर लग जाएगी अगर आप रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करते हैं तो। ओके, चलिए
तो ये आपको याद रखना है। पेनल्टीज में देखो बहुत सारी पेनल्टी याद करने की जरूरत नहीं है, मैंने आपको नोट्स में कुछ सिलेक्टेड पेनल्टीज दी है, वो आप कर लेंगे तो सब कुछ उसमें से ही कवर हो जाएगा आपका। ये क्वेश्चन भी उसमें कवर है। नेक्स्ट आ जाइए, एक्स मरीन लाइन्स इंकॉर्पोरेशन, a Singapore company engaged in the shipping business collected 150 lakhs towards carrying on goods from Chennai port। देखिए पोर्ट का इस्तेमाल किया गया और मरीन लाइफ है, इसका मतलब ये शिपिंग बिजनेस में इंगेज्ड है, ठीक है। बाकी तो कहीं ऐसा लिखा ही है, चलो साफ लिख ही दिया, शिपिंग बिजनेस में इंगेज्ड है सर। गुड्स कहाँ से कैरी किए हैं? चेन्नई से, मतलब ये इनकम अराइज इन इंडिया हो गई है, ठीक है। इट्स प्रिजम्पटिव इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड इन इंडिया वुड बी, तो सेक्शन कौन सा लगेगा? तो दो सेक्शन यहाँ पे लगते हैं, याद है आपको, एक 44B लगता है जिसमें नॉन रेजिडेंट इंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस पे प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के प्रोविजन दे रखे हैं, और दूसरा इसमें लगता है सेक्शन 172, ठीक है। दो सेक्शन इस पे एक साथ लगते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 44B नॉन रेजिडेंट इंगेज्ड इन शिपिंग बिजनेस को प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में 7.5% बीओपी इनकम, 7.5% बीओपी इनकम डिक्लेयर करनी होती है, राइट। और सेक्शन 172 ये कहता है कि इसे उसी साल में प्रीवियस ईयर में ही टैक्स देना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में लगे ऐसा प्रोविजन इसके ऊपर अप्लीकेबल नहीं होता है। हमसे यहाँ पे इतना कुछ नहीं पूछा है, हमसे यहाँ पे सिर्फ इतना ही पूछा है कि 150 लाख का इनका अमाउंट कलेक्ट किया है इन्होंने। अब देखो ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें कि किसका 7.5%, बच्चा गलती इसमें करता है, हमारे मॉड्यूल में क्वेश्चन भी है, तो आपको ध्यान देना है इनकम अराइज इन इंडिया और इनकम अक्रूड इन इंडिया, पहले उसके हिसाब से देखिए कितना अमाउंट इंडिया में टैक्सेबल है, फिर उसका परसेंटेज निकालिए, कितना भाड़ा इंडिया में टैक्सेबल है वो देखिए, फिर उसका परसेंटेज निकालिए, राइट। तो यहाँ पे सीधा दे रखा है कि इन्होंने जो गुड्स है वो चेन्नई से लिया है, मतलब इनकम अराइज फ्रॉम इंडिया है, राइट। तो पूरे का आप 7.5% निकाल दीजिए, तो ये आ जाएगा आपका 11.25 लैक्स, राइट। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी 11.25 लैक्स, ओके। चलिए जी, क्लियर है। तो आखिरी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, देखिए। When an assessee fails to furnish any information, fail to furnish, गलती क्या है, fail to furnish any information relating to a specified domestic transaction, the quantum of penalty as a percentage of value of the transaction, सेम जैसा अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले, तो वहां पे 271 डबल ए सबसेक्शन 1 की पेनल्टी थी, और यहां पे लग जाएगी 271 जी की पेनल्टी, ठीक है। अमाउंट सेम है, 2% ऑफ ट्रांजैक्शन, 2% ऑफ ट्रांजैक्शन वैल्यू, राइट। तो इसके हिसाब से आपको पेनल्टी निकालनी है। तो ये थे आपके एमसीक्यूज, बहुत ही आसान एमसीक्यू थे, बुक में से ही थे, कुछ पास्ट ईयर पेपर में से थे, तो बहुत ही इजी है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करवाएंगे, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए, ताकि आपको इनके बाकी पार्ट्स भी मिल जाएं, और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट का भी मैंने सजेस्टेड आंसर बना के डाल दिया है, तो वो भी आपको मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।